नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो एक अहम कड़ी एक सीरीज जो चलाई जा रही है द डिटर्मिनेशन टीम के द्वारा, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अगले कड़ी को हम लोग देखेंगे। और पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसी उसकी प्रकृति होती है, उनकी अपनी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या भारतीय संविधान प्रदत्त जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसकी क्या अपनी सीमाएं हैं, उन तमाम बातों पर हमने बहुत ही समग्रता के साथ आप लोगों के साथ चर्चा किया था। तो अगर कोई नए हैं जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक्स हैं उसके संदर्भ में जो वीडियो डाली गई थी, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो कृपया आप पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तब जब तक आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या, उसकी कैसी प्रकृति होती है, क्या विशेषताएं हैं, तब तक आप अगर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो मुझे नहीं लगता है कि बिना उस बेसिक्स को समझे हुए आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो कृपया एक बार वो वीडियो जरूर जाके देख लें। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के एक आर्टिकल की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो आर्टिकल है 12 यानी अनुच्छेद 12। देखिए, आज हम लोग मौलिक अधिकार, जो आप लोग जान ही रहे हैं, मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाग 3 में, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसमें आप लोगों को पता ही है कि भाग 3 में अगर हम देखें तो भाग 3 में 12 से लेकर और 35 तक यही हमारा जो है 12 से लेकर 35 तक यही हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 जो है वहां पे ये आर्टिकल्स है। तो हम लोग एक एक आर्टिकल्स को समग्रता से पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12, इसमें आपको देखिएगा राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल से। आखिर हम किसे राज्य कहेंगे, जैसा आपने विभिन्न जगह पढ़ा होगा कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य अस्पृश्यता नहीं कर सकता है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। तो आखिर राज्य का क्या यहाँ पे सेंस बनता है, किसे कहेंगे हम राज्य, तो इसी के बारे में बताया गया है कि अगर आप समझे, एक लाइन में समझने का प्रयास करें, तो आर्टिकल 12 जो है उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। क्या है राज्य शब्द की परिभाषा, जरा समझने का प्रयास करते हैं। यह है हमारे संविधान की भाग 3, एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग, कुछ फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो आप जान लें कि मौलिक अधिकार के भाग 3 में इस आर्टिकल्स को संविधान सभा ने, जहां पे कि राज्य की परिभाषा, अगर आप इसको देखेंगे तो संविधान सभा ने इसे 25 नवंबर 1948, इस तिथि को ध्यान रख सकते हैं आप कि 25 नवंबर 1948 को हमारी संविधान सभा ने इस अनुच्छेद को अपनाया था। अगर आप समझेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, तो एक एक आर्टिकल्स पर जो आप देख रहे हैं, हमारे संविधान के जो मूल संविधान थे जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, तो एक एक आर्टिकल्स पर लंबी बहस हुई है, जरूरत पड़ी है तो संशोधन बिल लाए गए हैं और फिर उसे पारित कराया गया। इस आर्टिकल्स पर भी कई सारी बहस थी, जहां पे राज्य शब्द की परिभाषा को लेकर, खास करके जो अन्य जो प्राधिकरण है उसको लेकर बहुत सारी विवाद थी। अंततः आप देखेंगे संविधान सभा ने 25 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को अपनाया। अब इस अनुच्छेद में आप देखिए राज्य शब्द की क्या परिभाषा दिया गया, इसके हम टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, इसके टर्म को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखिए भारत की सरकार और संसद, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि संघ की जो कार्यपालिका है और संघ की जो विधायिका है। ध्यान रखेंगे कि सरकार के 3 अंग हैं, आप जान ही रहे हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये अभी हम लोग समझ पाएंगे। और ये प्रश्न कई दफे विभिन्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं कि क्या न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसमें से कौन राज्य नहीं है। तो न्यायपालिका जो है, इसके संदर्भ में कई सारे आपको वाद भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंटेड भी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लास्टली इस बात को डिफाइन किया कि न्यायपालिका जो है वो राज्य के दायरे के अंतर्गत आर्टिकल 12 के तहत राज्य नहीं है।
यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार में जो भी है, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी आप देखेंगे, जो भी कार्यपालिका का जो भी अंग है, जो भी सरकार की बॉडी है, जितने भी आईएएस पदाधिकारी होते हैं, आप तमाम चीजों को समझ सकते हैं। तो भारत की जो सरकार है और भारत की जो विधायिका है, मतलब संसद के दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो आप समझ सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, चूंकि ये तीनों मिलकर ही आपको संसद बनते हैं, तो संसद का सामान्य सेंस तो आप समझ ही रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और भारत सरकार, संघ की जो सरकार है उसकी जितनी भी बॉडी है भारत सरकार की, वो सभी राज्य के दायरे में आएंगे। वो फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरह से अनुचित जो है वो आपको एक तरह से कह लीजिए कि उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि राज्य को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, राज्य से संरक्षण प्रदान किया है संविधान ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो ये हमारे साथ किसी भी तरह की कोई नकारात्मक भेदभाव हमारे मौलिक अधिकारों के साथ नहीं कर सकता है राज्य, ठीक ना, ध्यान रखेंगे हम इन बातों को। तो पहला पॉइंट यह था कि भारत की सरकार और संसद, इसका मतलब आप समझ पाएंगे। दूसरी इसी तरह की पॉइंट है राज्य की सरकार और विधानमंडल। ये भी बहुत ही सिंपल चीज है। राज्य विधानमंडल का मतलब आप जान ही रहे हैं कि कुछ राज्यों में दो सदन है, ऊपरी सदन जो है वो विधान परिषद है और निम्न सदन जो है वो विधानसभा है। तो आप कह सकते हैं, अगर हम विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा है, विधान परिषद है, आप राज्यपाल को इंक्लूड कर सकते हैं। और जो राज्य सरकार होती है, आप जान ही रहे हैं राज्य सरकार का मतलब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, जो विभिन्न प्रांतों की सरकार है, जैसे बिहार की सरकार है, यूपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। तो जो भी राज्य सरकार है या राज्य सरकार की जितनी भी बॉडी है, उनसे जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी है, राज्य की जो कार्यपालिका है, आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा क्लर्क भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्यपालिका का हिस्सा है। जो भी सरकारी सेवक हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो सारे के सारे, ठीक ना, यहाँ पे डीएम को लेते हैं या आप बीडीओ को लेते हैं, एक छोटा सा जो 4th ग्रेड के जो स्टाफ होते हैं, दरअसल वो भी राज्य के दायरे में आते हैं। वो हमारे आर्टिकल्स 12 के तहत वो राज्य के परिभाषा में आएंगे। तो राज्य सरकार, ठीक ना, राज्य सरकार की, यानी अगर इसी को हम समझे तो फिर हम समझ सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। अब कार्यपालिका और विधायिका के जितने भी अंग हैं, आपको ये ध्यान पे रखना है, इसी कीवर्ड को अपने ध्यान में रखना है कि कार्यपालिका और विधायिका जो राज्य का है वो आर्टिकल 12 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के दायरे में आएगा। उसके बाद आइए कुछ विवादित चीजों को हम लोग समझते हैं। स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण, ठीक ना। तो स्थानीय प्राधिकरण को समझिए। स्थानीय प्राधिकरण को अगर देखिएगा तो स्थानीय प्राधिकरण का क्या मतलब है, इसको एक सामान्य खंड अधिनियम है 1897, इसकी धारा 331 में बताई गई है, ठीक ना। मतलब स्थानीय प्राधिकरण को अगर आप समझने का प्रयास करें तो स्थानीय प्राधिकरण को सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 331 में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। आपको सामान्यतः ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जैसे नगर पालिका है, नगर निगम, ठीक ना। अगर नगर पालिका में ये 3 स्तर है, आप जान ही रहे हैं, नगर पंचायत के, तो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो। उसी तरह अगर आप देखिए जिला पंचायत हो या मंडल पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जिसको हम लोग आप देखते हैं कि ये सबसे निचला स्तर है, ये मंडल जो है ये दूसरा स्तर है, ये ऊपरी स्तर है। तो आप देखिए कि नगर निगम हो, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, मंडल पंचायत, जिला पंचायत, जिला बोर्ड है, या कोई सुधार ट्रस्ट ही क्यों नहीं है, आप देखिएगा जो खनन निपटान बोर्ड वगैरह आती है, ये सारी चीज जो है ये अन्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सारे स्थानीय प्राधिकरण। मतलब आप कह सकते हैं कि लोकल बॉडी, पंचायत, नगर पालिका एक स्वायत्त ऑटोनॉमी बॉडी है, सो हम जान ही रहे हैं संविधान के द्वारा इन्हें एक मतलब जो है वो स्वायत्त निकाय घोषित किया गया है। हमारे आप जान रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। नरसिम्हा राव की सरकार के समय जो है, जो देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के समय में 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, जहाँ पे आप देखेंगे कि स्थानीय निकायों को
जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया इन्हें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जितने भी ऐसे जो आपको ट्रस्ट हो या खनन निपटान बोर्ड हो, जिला बोर्ड हो, नगर निगम है या स्थानीय स्तर पर लोकल बॉडी जितने भी हैं जो एक तरह से आपको शासन चलाते हैं, जो आपको रूल्स को रेगुलेट करते हैं, जो कानून बनाते हैं एक तरह से, तो वो राज्य है और वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। उनसे, राज्य से हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। सबसे विवादित चीज है अन्य प्राधिकरण। इसको लेकर संविधान सभा में बहुत ही लंबी चौड़ी आप समझ सकते हैं बहस हुई थी कि संविधान की अन्य प्राधिकरण, और आज भी इसको लेकर विवाद की स्थिति बन जाते हैं। अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत क्या है, देखिए आपको प्रारूप समिति की, इस पे चूंकि हमने पहले भी कहा कि संविधान सभा में अगर बात करें तो इस शब्द को लेके बहुत ही ज्यादा जो है वो आपत्ति दर्ज की गई थी, और कई सारी बहस के बाद अंततः बाबा साहब जो है संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जान ही रहे मसौदा समिति जिसको हम कहते हैं, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंततः इसको स्पष्ट करने का जो स्पष्ट किया कि अन्य प्राधिकरण का तात्पर्य उन लोगों से होगा जिनके पास कानून बनाने की शक्ति या उसमें निहित विवेकाधिकार की शक्ति है। हमने पहले ही कहा कि आपको की पॉइंट याद रखना है कि जो कानून रूल्स बना रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, मतलब एक तरह के विधायिका का काम कर रहे हैं या उस रूल्स को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, ठीक ना, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, बस ये की पॉइंट है। आप थोड़ा दिमाग पे जोर देके देखिए कि ऐसी जितने भी बॉडी है, जो भी चीज़ें जो सरकार के द्वारा जुड़ा हुआ है और वो आपको रूल्स बना रहे हैं, उस रूल्स को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, ठीक ना, तो ऐसी जो निकाय होंगे वो आप देखेंगे कि अन्य प्राधिकरण, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट किया कि अन्य प्राधिकरण का तात्पर्य होगा जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है या उसमें जो निहित विवेकाधिकार की शक्ति है, मतलब कि कोई लॉ के अंतर्गत उसको जो एक शक्ति प्राप्त हुआ है, जिसके पास इस तरह के अधिकार प्राप्त है, विवेकाधिकार प्राप्त है, दरअसल वो अन्य प्राधिकरण के दायरे में, यानी राज्य शब्द में जो एक चौथा बिंदु आप देख रहे हैं अन्य प्राधिकरण, तो उसके तहत राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य के दायरे में आएंगे। अब जैसे देख लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आप जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर संवैधानिक स्थिति देखिए तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ, लेकिन संसद के लॉ के द्वारा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि संसद के द्वारा इसका निर्माण हुआ, भले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन चूंकि संसद के लॉ के अकॉर्डिंग ये बना हुआ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये भी आप जान रहे हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। लंबे समय से मांग चल रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए ताकि इन्हें एक पावरफुल संस्था बनाया जा सके, महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं, हिंसा होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए संस्था बेहतर ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने के बाद कार्य कर पाएंगे। खैर यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, विधि आयोग है, ठीक ना, जो भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ये सारे के सारे आप देखिए, सशस्त्र बल है, न्यायाधिकरण है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको आप सीबीआई कहते हैं, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको आप सीबीसी कहते हैं, लोकपाल, लोकायुक्त, भारतीय विश्वविद्यालय, जितने भी इंडियन जो है आपको यूनिवर्सिटीज है, जो आपको आप देखिएगा वो सभी जो है वो राज्य के सरकारी स्कूल है, अगर जो उसको सरकार रेगुलेट कर रहे हैं, कॉलेजेज हैं, बैंक हैं, रेलवेज हैं, ऐसे जितने भी आपको दिखाई पड़ रही हैं जो सरकार का एक अंग है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है, सरकार के रूल्स को रेगुलेट कर रहा है हमारे ऊपर, वो सभी राज्य के दायरे में आएंगे। जीवन बीमा निगम जो आप जान ही रहे हैं कि एलआईसी जिसको हम कहते हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, जो सरकारी बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी बैंक है या फिर आप देखिएगा कि जो बीमा कंपनियां हैं, एलआईसी है, तो ये सब राज्य के, कई बार आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन राज्य है, कौन राज्य नहीं है। सबसे अहम आर्टिकल 12 से अगर आप समझिएगा तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे अहम यही चीज हो जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन राज्य नहीं है।
और वहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हमारी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे इस बात को हम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि जो विधि बनाने की शक्ति अगर किसी के पास है या उससे संबंधित उसमें जो निहित विवेकाधिकार है, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में अगर आप समझने का उसे प्रयास करें, जो उन रूल्स को रेगुलेट कर रही है, उसको लागू कर रही है, उसको क्रियान्वित कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो राज्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए लोक सेवा आयोग, ठीक ना, संघ लोक सेवा आयोग कह लीजिए, लोक सेवा आयोग, या विभिन्न राज्यों की जो आपको देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक ना, जैसे बिहार में बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस है के लिए अब वहाँ पे परीक्षा होती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। तो जितने भी राज्य सरकार की जो ये आपको राज्य आयोग है या फिर आप कह लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग है जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, तो वो तमाम बैंक, बीमा कंपनी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रेलवे बोर्ड, तो ये सारे के सारे अन्य प्राधिकरण के तहत राज्य के दायरे में आते हैं। तो समझ पा रहे होंगे कि भारत सरकार, भारत की संसद का, उसी तरह राज्य सरकार और राज्यों के अपने विधानमंडल। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो लोकल बॉडी है, स्थानीय आपको जो निकाय है, ग्राम पंचायत वगैरह है, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह है, वो राज्य के दायरे में है। अन्य प्राधिकरण, हालांकि ये एक विवादित तथ्य है, आपको हम बता दें कि हमारे संविधान में कहीं भी अन्य प्राधिकरण को परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी कोई परिभाषा एग्जैक्ट जो है वो संविधान में कहीं पे उल्लेखित नहीं है। लेकिन अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मंतव्य को समझने का प्रयास करें तो अन्य प्राधिकरण का मतलब समझें। ऐसे जो भी मतलब अगर किसी ट्रस्ट के द्वारा ही मान लेते हैं कोई स्कूल चल रही है जिसमें सरकार का अनुदान है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर 95% से अधिक अनुदान है सरकार का, ठीक ना, भले वो प्राइवेट निजी हाथों के द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन उसमें सरकार की एक हिस्सेदारी है, सरकार का एक शेयर है, तो आप उससे भी राज्य कहेंगे, ठीक ना। अब जैसे नेतरहाट विद्यालय की बात कीजिए, वो राज्य है, ठीक ना। तो ऐसे जो भी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा रेगुलेट हो रही है, सरकार का एक अंग है, सरकार का एक हिस्सा है, जिसके पास विधि बनाने की शक्ति है, जिसके पास उसमें निहित जो विवेकाधिकार है वो प्राप्त है, वो सभी राज्य के दायरे में आएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज, जो आखिरी चीज यहाँ पे हम बता दें, जो आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कि जैसे कुछ चीज है जहाँ पे विवाद भी हुए हैं कई सारे, ठीक ना। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी, न्यायपालिका, हमने पहले भी कहा कि न्यायपालिका राज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा सीजेआई, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई दफे पूछे गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, तो ये राज्य हैं, ये राज्य के दायरे में आएंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम को अगर आप समझिएगा तो ये जो मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ जो अन्य वरिष्ठतम जजों की एक पैनल होती है, वो जजों की नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं एक तरह से कॉलेजियम पर ही। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे देश में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है वो किस पद्धति से की जाती है, तो आप जान ही रहे हैं कि वो कॉलेजियम पद्धति से की जाती है, कॉलेजियम पद्धति। और कॉलेजियम पद्धति का अध्यक्ष कौन है? उसके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो मुख्य न्यायाधीश चूंकि नियुक्ति भी करते हैं अन्य जजों की, तो इसलिए मुख्य न्यायाधीश राज्य हैं, आर्टिकल 12 के तहत राज्य है। लेकिन अगर हमसे ये शब्द पूछा गया कि न्यायपालिका राज्य है, तो न्यायपालिका राज्य नहीं है, क्योंकि वो विधि नहीं बनाता है, ठीक ना। अब प्रत्यक्ष रूप से आप अगर समझिएगा तो न्यायपालिका भी विधि बना देती है, उनके द्वारा जो विभिन्न टिप्पणी या फैसले लिए जाते हैं वो विधि की तरह प्रभावी होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कई दफे चूंकि पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे न्यायपालिका जो है वो राज्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो राज्य है। उसी तरह आप देखेंगे एनसीईआरटी राज्य नहीं है। बीसीसीआई जो आप समझ ही रहे हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, आप उसको अगर समझिएगा तो इसको लेकर भी केसेज हुए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अंततः ये बीसीसीआई राज्य के दायरे में नहीं है, ठीक ना। हालांकि कहा जा रहा है कि इसको राज्य के दायरे में लाया जाए, ठीक ना। तो ये बात एकदम ध्यान पे रखेंगे हम कि न्यायपालिका, एनसीईआरटी, बीसीसीआई, ठीक ना, ये आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा है उस परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं।
ये कुछ सिंपल चीज है। ये एक केसेज है आरटी सेफ्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979। इसी में वो 5 चीजें बताई गई हैं, जिसके जो चीफ जस्टिस थे न्यायमूर्ति पीएन भगवती जो है वो बताते हैं कि ये 5 चीज जो अन्य निकाय को परिभाषित करता, यदि पूरा शेयर सरकार के स्वामित्व में, अभी हमने कहा कि कोई ट्रस्ट है या कोई निजी हाथों के द्वारा संचालित की जा रही है, निजी संस्था के द्वारा, लेकिन उसका शेयर सरकार के पास है, तो वो राज्य होगा। यदि उस निगम में राज्य प्रदत्त एकाधिकार है, राज्य के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो उस अधिकार का यूज कर रहा है वो संस्था, ठीक ना, वो बॉडी, तो वो राज्य है। उस सरकार द्वारा गहरा व्यापक नियंत्रण, मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई संस्था है, कोई निकाय है, कोई बॉडी है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो वो राज्य होगा। यदि निगम द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक महत्व कार्य जो है वो सार्वजनिक महत्व हो। और लास्ट पॉइंट है कि यदि सरकार का कोई विभाग किसी निगम को हस्तांतरित किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने ये आरटी सेठी बनाम, जिसका पूरा नाम रमन्ना दयाराम सेठी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1979 किया मसला है,